डिप्लोमेसी और कूटनीति जो होती है उसमें पर्सनल रिलेशनशिप इसलिए मैटर करता है क्योंकि एक पर्सनल रिलेशनशिप अगर दो हेड ऑफ द स्टेट्स के बीच में यदि हो तो वो फ्रिक्शंस दोनों देशों के बीच में जो होते हैं, जिसकी वजह से दो देशों के संबंधों में अगर किसी प्रकार की कोई दरार हो, कोई ऐसे पॉइंट्स हों जिनकी वजह से दोनों देशों के बीच में कोई फ्रिक्शन पॉइंट्स हों, तो वो ज़्यादातर ओवरकम बहुत आसानी से हो जाते हैं। ये डिप्लोमेसी का एक ऐसा कोर प्रिंसिपल है जिसको शायद देश के नेता विपक्ष आज की डेट में समझ नहीं पाए, जिस कारण से एक अभद्र टिप्पणी करके एक डिप्लोमेटिक रिलेशन भारत और इटली के बीच में जो अभी एक कमेंट उसने किया, उस कमेंट से आप इस चीज़ को समझिए कि इस व्यक्ति को डिप्लोमेसी की कितनी ही समझ और यहाँ पर अकल है। 4 उदाहरण मैं आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहला उदाहरण है भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो राजा हैं, जिनका नाम मोहम्मद बिन जायद अल नायान है, उनके साथ पहली बात जो भारत के प्रधानमंत्री ने एक पर्सनल लेवल पर रैपो बनाया, वो पर्सनल लेवल का जो रिलेशनशिप है, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि जब भारत के प्रधानमंत्री कभी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जाते हैं तो वो व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पर्सनली खुद आते हैं। और जब वो खुद मोहम्मद बिन जायद जो है अगर भारत आते हैं तो उनको रिसीव करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री भी पहली बात एयरपोर्ट पे जाते हैं। दोनों ने जिस प्रकार का एक पर्सनल रिलेशनशिप बनाया, उसका कॉन्सिक्वेंस आप देखिए, ये निकला कि भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच एक ऐसी चीज़ हुई जो आज या विश्व में कभी जिंदगी में कोई सोच और कभी समझ ही नहीं सकता था कि ये होगी। क्या अबू धाबी में मोहम्मद बिन जायद अल नायान ने भारत को ज़मीन सौंपी और उस ज़मीन पर भारत ने सनातन धर्म का एक मंदिर बनाया। क्या आप इस चीज़ के बारे में कभी सोच सकते थे कि मिडल ईस्ट, वेस्ट एशिया, मुस्लिम्स का एरिया, एक मुस्लिम कंट्री के अंदर एक मुस्लिम देश का राजा भारत को एक ज़मीन का टुकड़ा सौंपेगा कि वहाँ पर एक सनातन धर्म का एक मंदिर बन जाए, क्योंकि बहुत सारे भारत के सनातन धर्म को मानने वाले और हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अलग अलग शहरों में काम करते हैं। ये होता है एक पर्सनल रिलेशनशिप, हगिंग करने का, हग डिप्लोमेसी का एक कॉन्सिक्वेंस। क्योंकि ये चीज़ जो आज तक भारत ने अपने पिछले 80 साल के इतिहास में अचीव नहीं की थी, वो इस पर्सनल रिलेशनशिप ने अचीव करी, जिसको ये व्यक्ति जो है नहीं समझ पाया। दूसरा उदाहरण लीजिए, जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री वहाँ के थे शिंजो एबे, उन्होंने और भारत के बीच में जो उनके साथ भारत के प्रधानमंत्री के साथ जिस प्रकार के संबंध थे, वो संबंध इतने गहरे थे कि जब ये दोनों लीडर मिलते थे, उनका जो पर्सनल केमिस्ट्री और पर्सनल रैपो होता था वो विश्व की शक्तियों को देखने के लिए हमेशा दिखता था। और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, अब आप उसको सुनिए। शिंजो एबे जो थे, जो जापान के थे, उन्होंने कई बार, जापान क्योंकि भारत के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशनशिप रखता है, उन्होंने पर्सनली भारत के प्रधानमंत्री को एक कंसर्न जारी किया। कंसर्न उन्होंने डायरेक्टली प्रधानमंत्री को ये बताया कि जब जापान की कुछ कंपनियां और जापान की सरकार की कुछ संस्थाएं आपके यहाँ पर संस्थाओं के साथ डील करती हैं तो आपके ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाह वर्ग की तरफ से फाइलें पेंडिंग बहुत लंबे समय तक रहती हैं। जापान इस कल्चर पे बिलीव नहीं करता, ये दोनों देशों के बीच में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उस पर्सनल रिलेशनशिप का आप फायदा देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने जैसे ही शिंजो एबे की तरफ से ये बात सुनी, उन्होंने तुरंत शिंजो एबे को ये बात बोली कि आप एक काम कीजिए कि आपका जापान का जो भारत में राजदूत यानी कि एम्बेसडर है, उसको बोलिए कि अगर किसी भी प्रोजेक्ट में इस प्रकार से कहीं पर भी किसी भी मिनिस्ट्री की तरफ से या ब्यूरोक्रेट या ब्यूरोक्रेसी की तरफ से कहीं कोई डिले होता है तो जापानीज एम्बेसडर को बोलिए डायरेक्टली मुझसे संपर्क करे, मेरे से आकर मिले, मैं समय दूंगा और मैं पर्सनली इंश्योर करूंगा कि वो फाइल किसी तरीके से अटके ना। ये होता है फायदा एक पर्सनल रिलेशनशिप का।
जहां पर एक पर्सनल रिलेशनशिप जो एक ब्यूरोक्रेसी, जो एक फॉरेन पॉलिसी के ऑफिस के अंदर बैठे हुए अधिकारी जो इस फ्रिक्शन पॉइंट को रिमूव नहीं कर सकते, वो दो लीडर्स की पर्सनल रैपो यहां पर रिमूव कर सकती है। तीसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण है भारत और रूस का रिलेशन, क्योंकि रूस में व्लादिमीर पुतिन जो है उनका जो भारत के साथ एक नाता है और भारत का जो पुतिन के साथ नाता है, आप इस चीज से अंदाजा लगाइए कि भारत के प्रधानमंत्री रूस जाते हैं या रूस के राष्ट्रपति भारत आते हैं, हमेशा दोनों देशों के बीच में दोनों लीडर्स एक दूसरे को पहली बात तो एयरपोर्ट पर मिलने जाते हैं। एक पर्सनल रैपो इस प्रकार का कि दोनों लीडर्स गाड़ी में बैठकर इकट्ठे आते हैं, अलग अलग गाड़ियों में भी नहीं जाते। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि पिछले साल व्लादिमीर पुतिन ने जब भारत के प्रधानमंत्री को एससीओ के समिट में उनसे मुलाकात करी तो उनको बताया कि किस प्रकार से उनकी जान के ऊपर एक हमला था जो कि अमेरिका की CIA बांग्लादेश में रहकर प्लान कर रही थी, और वो पूरी जानकारी उन्होंने 45 मिनट तक उनको गाड़ी में बिठा कर दी। और इस विषय पे मैं अपने चैनल पे पिछले साल वीडियो बना चुका हूं। आप इस चीज से अंदाजा लगाइए कि अगर दो देशों के बीच में दोनों देशों के हेड ऑफ द स्टेट्स के बीच में ये पर्सनल संबंध ना होते तो आज रूस के राष्ट्रपति को कोई आवश्यकता ना होती कि वो भारत के प्रधानमंत्री को 45 मिनट तक गाड़ी में बैठ के उनकी जान के ऊपर जो एक आंच अमेरिका की CIA ने एक ऑर्केस्ट्रेट की थी कि उस चीज को वो रोकने की और उस पूरी षड्यंत्र के बारे में वो जानकारी दें। लेकिन ये पर्सनल रिलेशनशिप से जो यहाँ पर डिप्लोमेसी में अचीव होता है वो ये व्यक्ति नहीं समझ सकता, जिसको सिर्फ मजाक उड़ाने के सिवाय अनफॉर्चुनेटली देश में और कुछ नहीं आता। चौथा उदाहरण आप यहाँ पर देखिए, और वो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण यहाँ पर इस कारण से है क्योंकि जब हम बात करते हैं भारत के ओवरऑल रिश्तों को लेकर, इन रिश्तों में हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण देश फ्रांस के जो राष्ट्रपति मैक्रोन है उनके साथ जिस प्रकार से, पहली बात तो भारत का सिर्फ नाता उनसे ही नहीं बल्कि फ्रांस एज अ कंट्री के साथ हमेशा से रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं अपने UPSC के विद्यार्थियों को इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाता हूं। इस चैनल पे इंटरनेशनल रिलेशंस मेजॉरिटी वीडियोस डोमिनेट भी करते हैं। फ्रांस के बारे में जो मैं अपने विद्यार्थियों को बताता हूं, मैं आपके साथ एक पॉइंट साझा करना चाहता हूं। फ्रांस एक ऐसा देश है विश्व में जिसने विश्व के अंदर सबसे पहले भारत को लेकर यह बात बोली थी कि हम भारत के साथ एक न्यूक्लियर डील करना चाहते हैं। उस समय इस न्यूक्लियर डील का ऑपोजिशन यदि किसी देश ने किया था तो वो अमेरिका था। अमेरिका को काउंटर करते हुए भी फ्रांस ने ये बात बोली कि यदि आप भारत को आइसोलेट करेंगे तो हम जाकर आगे काम करेंगे, हमने उनके साथ न्यूक्लियर डील करनी है क्योंकि भारत एक रिस्पॉन्सिबल देश है, हम किसी भी प्रकार से भारत को पेनलाइज नहीं करना चाहते। जैक्स चिराक उस समय जो है फ्रांस के राष्ट्रपति होते थे, जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को फोन करके ये बात बोली थी कि आप कतई ही कुछ भी कीजिए लेकिन भारत को पेनलाइज नहीं करेंगे आप। और वो भी तब बोली थी जब 1998 में भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था अपने न्यूक्लियर वेपन का। फ्रांस उस समय भी एक ऐसा देश था जो भारत के साथ खड़ा था। आप इस चीज से अंदाजा लगाइए कि फ्रांस और भारत के रिश्ते कितने महत्वपूर्ण हैं। ये एक छोटा सा उदाहरण है जो मैं विद्यार्थियों को इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि जब वो अपना सिविल सेवा की परीक्षा में आंसर लिखते हैं तो ये जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स और एनेक्डोट्स और स्टोरीज होती हैं इससे मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं कि पर्सनल रैपो और रिलेशनशिप कैसे महत्वपूर्ण था। अब दूसरी चीज़ देखिए, मैक्रोन ने भारत को क्या बात बोली कि भारत, हम आपके साथ खड़े हैं, अमेरिका को जाने दीजिए खड्डे में, हम मिलकर दोनों देश 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट पर रिसर्च करेंगे। 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट पर आप सोचिए कि आज भारत और फ्रांस दोनों देश मिलकर 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के साथ मिलकर एक रिसर्च कर रहे हैं और इस रिसर्च के तहत दोनों देश आने वाले समय में 2030 से पहले पहले एक ऐसा कोलैबोरेटिव मॉडल, अगर आप चाहेंगे तो ये 5th and 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजीज पे एक अलग वीडियो बना लेंगे हम, लेकिन कहने का मूल रूप से मकसद ये है कि ये पॉसिबल है क्योंकि दोनों देशों के बीच में एक पर्सनल रैपो है। तो यहाँ पर इस चीज़ का मुखौल उड़ाना, मजाक उड़ाना कि वहाँ जाकर जो है
दूसरे देशों के साथ हम ये प्रकार का व्यवहार करते हैं, वो व्यवहार के बाद जो डिप्लोमेटिक कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ना, आप उन चीज़ को स्टडी करने की कोशिश कीजिए। और मेरा नेता विपक्ष से एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट भी है कि आप थोड़ी सी कंस्ट्रक्टिव राजनीति पे फोकस ज़्यादा कीजिए, यदि अगर आप चाहते हैं कि 2029 में आपको जितनी सीट पिछली बार आई थी उससे 10-20 कम मिले तो कम, क्योंकि उतनी तो नहीं मिलेंगी। इस चीज़ के ऊपर आप यहाँ पर फोकस इसलिए भी कीजिए क्योंकि जब आप देश के सामने एक ऑल्टरनेट टेम्पलेट पेश करेंगे ना, कि अगर हमारे पास ये राजनीति करने का या डिप्लोमेसी करने का ऑप्शन होता तो हम ऐसे करते, तब जाके देशवासियों के अंदर एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस आएगा कि वो आपको क्यों चुने। सिर्फ मियरली ये हाईलाइट करना कि आपको एक राजनीतिक पार्टी और एक राजनीतिक पार्टी के चुने हुए प्रधानमंत्री के साथ हेट्रेड है, उस चीज़ को बार बार उजागर करने से आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। इस रीज़न से आप देखिए कि फिर आप चुनाव प्रति चुनाव जो है आपकी परिस्थिति कैसी होती जा रही है। यहाँ पर जो डिप्लोमेसी के अंदर जिस प्रकार से सबसे इम्पोर्टेंटली पॉजिटिव रिलेशनशिप का यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट हमने पेश किया, इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि आप अगर डिप्लोमेसी को एक पॉजिटिव नज़रिए से देखते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होगा। धन्यवाद।